तो कुरुक्षेत्र में अब नॉन स्टॉप आपसे बात करेंगे लॉकडाउन 4 की, जिसकी गाइडलाइंस अब किसी भी वक्त जारी हो सकती हैं। खबर है कि चंद मिनटों के अंदर ये पता चल जाएगा कि लॉकडाउन कितने दिनों के लिए बढ़ाया जा रहा है और इस बार ये लॉकडाउन पिछली बार से कितना फर्क होगा, कितना अंतर होगा। उसमें थोड़ी देर में गृह मंत्रालय की तरफ से ये गाइडलाइंस जो है वो जारी की जा सकती हैं और उसके नियम बताए जा सकते हैं। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। उससे पहले एक और खबर आपको बता दें, एनडीएमए ने सभी मंत्रालयों को चिट्ठी लिखी है और लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाने को कहा है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सभी मंत्रालयों को चिट्ठी लिखकर 31 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाने के लिए कहा है। देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं, जो लगातार आपको बता रहे हैं कि सरकार क्या फैसला कर रही है, क्यों इसमें देर हो रही है और इस बार कितना बड़ा काम किया गया है सभी राज्यों का इनपुट लेकर के नए लॉकडाउन का स्वरूप तैयार करने में। हमारे साथ निर्णय कपूर अहमदाबाद से जुड़े हैं। लगातार लगभग 20 वर्षों से नरेंद्र मोदी को वो देखते आए हैं, उनके काम को देखते आए हैं। रुचि कुमार लखनऊ से हमारे साथ हैं, यूपी की क्या सिफारिशें रही हैं हम बात करेंगे। अनुराग अमिताभ भोपाल से हमारे साथ हैं। तो पहले हम एक अपडेट आनंद से ले लेते हैं। आनंद, अब आप कोई खबर दे सकते हैं हमको, दर्शकों को, कि कितना और वक्त लग सकता है गाइडलाइंस आने में? जी देखिए, ये बताया जा रहा है कि किसी भी क्षण जो गाइडलाइंस है वो नई गाइडलाइन जारी हो सकती है। और जो एनडीएमए के जो लेटर का आपने जिक्र किया वो एक फॉर्मेलिटी होती है। पहले जो नेशनल डिजास्टर एक्ट है उसके तहत एनडीएमए पहले अपनी जो सिफारिश भेजता है मंत्रालयों को, उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है जिसके चेयरमैन होम सेक्रेटरी होते हैं वो फॉर्मली गाइडलाइन जारी करते हैं। तो बस अब होम सेक्रेटरी की तरफ से जो गाइडलाइन जारी होगी, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन है, तो उसका इंतजार किया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर में कभी भी जो गाइडलाइंस है वो जारी हो सकती है। उसके बाद एक ही साथ उसको जारी भी किया जाएगा और राज्य सरकारों को भी भेजा जाएगा। मतलब ये जो गाइडलाइंस जारी होने से पहले या लॉकडाउन बढ़ाने का औपचारिक आदेश होने से पहले एनडीएमए की तरफ से सिफारिश होना भी जरूरी होता है, तो ये कहें कि एक औपचारिकता पूरी हो गई है? जी बिल्कुल, जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसके तहत ये जो प्रोसीजर होता है उसके तहत एनडीएमए ने सभी मंत्रालयों को लिखा था। और अब जो इस एक्ट के तहत जो एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है जिसके चेयरमैन होम सेक्रेटरी होते हैं, तब होम सेक्रेटरी की तरफ से फाइनल गाइडलाइन जारी होती है जिसपे होम सेक्रेटरी के हस्ताक्षर होते हैं। तो होम सेक्रेटरी की तरफ से गाइडलाइन जारी होने का इंतजार किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि अब किसी भी क्षण जो है जो गाइडलाइंस है केंद्र सरकार की तरफ से जारी की जा सकती है। चलें ठीक है, निर्णय से हम पूछे, निर्णय आपके सोर्सेज ने क्या बताया आपको? ये लॉकडाउन बढ़ेगा ये तो तय है, कितने दिनों के लिए और कितना फर्क हो सकता है पिछले लॉकडाउन में और इस लॉकडाउन में? देखिए, जो जानकारी सामने आ रही है, इनफैक्ट गुजरात सरकार ने भी जिस तरह से रिकमेंडेशन अपने भेजे थे उसको अगर ध्यान में रखें तो एक चीज तो अब ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी है। जो आपने देखा है एनडीएमए का जो नोटिफिकेशन आया है 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की सिफारिश की गई है। लेकिन जहां तक इसके स्वरूप की बात है सौरभ, तो मैं बता दूं कि कई रिलैक्सेशन मिलने की बात जरूर है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है उसको वेग देना है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो उसको वापस पटरी पर लाना है। तो बिजनेसेस और जो फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनको कुछ छूट जरूर मिलेगी, उनको रिलैक्सेशन मिलेंगे, कामकाज शुरू करने की परमिशन मिलेगी। यहाँ तक कि जो हमारी जानकारी है गुजरात में भी जो अफेक्टेड जोन्स हैं उनमें भी एटलीस्ट बिजनेस और जो फैक्ट्रीज हैं उसको शुरू किए जाने की बात सामने आ रही है। ऐसा प्रपोजल भी भेजा गया और लेकिन उस पर एक फर्क जरूर रहेगा, जो कंटेनमेंट एरियाज हैं इन इलाकों में, वहां से किसी भी वर्कर को, वहां से किसी भी एम्प्लॉय को यहाँ फैक्ट्रीज में ना जाने दिया जाए, इस बात का सुझाव जरूर दिया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि जो कंटेनमेंट जोन्स हैं उनमें अभी भी ये प्लान किया जा रहा है कि उसे और ज्यादा स्ट्रिक्ट नियमों के तहत रखा जाए ताकि जो केसेस बढ़ रहे हैं उनको कंट्रोल में किया जा सके। लेकिन जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, जो बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, उनको धीरे धीरे पटरी पर लाने के लिए क्या कार्रवाई हो सकती है उसको ध्यान में रख करके जो चीजें हैं उन पे डिसीजन लिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ गुजरात में एक नियम है, शाम 7 बजे से लेकर के सुबह 7 बजे तक कोई भी एक्टिविटी नहीं की जा रही है। वो स्ट्रिक्टनेस अभी भी बरकरार रखे जाने का एक प्रस्ताव रखा गया है। और इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता दूं सौरभ, कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है खासतौर पे स्टेट लेवल में जो सिटी बसेस करती हैं, कंटेनमेंट रीजन्स में ये अभी भी शुरू नहीं की जाएंगी। जैसे कि अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत जैसे जो इलाके हैं वो इसको किया जाए कि अभी इसे शुरू ना किया जाए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को। लेकिन जो स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेज हैं जो कम प्रभावित इलाके हैं उनमें हो सकता है फेज वाइज इसे शुरू किया जाए।
लेकिन जो रोडवे स्टेट रोडवेज की बसें शायद चल जाएं, लेकिन जो एक शहर के अंदर चलने वाली सिटी बसेस होती हैं वो शायद अभी नहीं चलेंगी, और ये भी सब कंटेनमेंट एरियाज के बाहर। निर्णय, वैसे आपका मास्क बहुत अच्छा लग रहा है, जच रहा है, आपकी शर्ट के साथ बहुत मैचिंग है। पता नहीं आपने शायद हर शर्ट के साथ अलग मास्क सिलवा रखा है क्या? मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये नया ट्रेंड बन जाएगा सौरभ। ठीक है, वैसे आज मेरा ऐसा कोई ठीक है। अच्छा देवेंद्र, जो बात अभी निर्णय ने कही, ये कई राज्यों ने दरअसल ये मांग उठाई थी कि एक तो उनको अधिकार दिया जाए रेड ऑरेंज ग्रीन जोन डिक्लेयर चिन्हित करने का, दूसरा कि हम कंटेनमेंट जोन में क्या करना है उसको अलग रखें और बाकी इलाकों को आजाद कर दें। सख्ती कंटेनमेंट जोन में हो, उसके अलावा चाहे वो रेड जोन में भी आता हो तो बाकी इलाकों को कम से कम कुछ रियायत दें। जी हाँ, निश्चित तौर पर पिछली बैठक में तकरीबन अधिकांश राज्यों की ये राय थी, और उसमें ऐसा नहीं था कि जो अपोजिशन रूल्ड स्टेट हैं जैसे बंगाल की बात कर लें या उड़ीसा की बात कर लें वहाँ से ये डिमांड थी, बल्कि बीजेपी रूल्ड स्टेट कर्नाटक ने भी इस डिमांड को रखा था कि ये हमारे ऊपर होना चाहिए कि हम उस जोन को किस तरीके से देखें, क्योंकि ग्राउंड पे हैंडल हम कर रहे हैं और हर राज्य की क्योंकि परिस्थिति अलग है, संक्रमण की स्थिति अलग है, वैसी स्थिति में निपटने का तरीका भी अपना होना चाहिए। और जो सरकार के सूत्र हैं पिछले 2 दिनों से लगातार इस बात के संकेत दे रहे हैं कि राज्यों की इस डिमांड को लेकर कैसे फ्लेक्सिबिलिटी रखा जाए, उस पर बहुत जबरदस्त होमवर्क किया गया है। और पीएम के साथ मुख्यमंत्रियों की उस बैठक के ठीक बाद गृह मंत्रालय ने और पीएमओ ने स्वास्थ्य मंत्रालय से कहा था कि इसका क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए, कैसे हम राज्यों को अधिकार दे सकते हैं, कैसे ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया होना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार को एक बड़ा शक ये रहता है कि ऐसा ना हो कि राज्य अपने आप को ज्यादा चमकदार छवि दिखाने के चक्कर में मामले को छुपाने लगे और फिर स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। और जैसा कि आपने देखा कि बंगाल के मामले में किस प्रकार से सेंटर वर्सेज स्टेट का मामला चला भी इस कोविड के मामलों को लेकर, तो वैसी स्थिति में एक ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, इस बाबत हेल्थ मिनिस्ट्री से पूछा गया था। हेल्थ मिनिस्ट्री ने वो एक प्रोटोकॉल बनाकर गृह मंत्रालय को दे दिया था। अब इंतजार है इस बात का कि वो प्रोटोकॉल गाइडलाइंस में किस तरह से शामिल किया जा रहा है और फिर राज्यों को कितने अधिकार दिए जा रहे हैं। जैसे भी आनंद ने बताया कि एनडीएमए की चिट्ठी जो है सभी मंत्रालयों को कि लॉकडाउन 31 मई तक के लिए बढ़ा दें, ये वो औपचारिकता इसको कह रहे हैं, वो चिट्ठी भी इस वक्त हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देवेंद्र, इसका क्या मतलब है? एनडीएमए अगर कह रहा है सभी मंत्रालयों को कि लॉकडाउन बढ़ाना है तो मतलब तो निश्चित ही हो गया ना, तारीख तो निश्चित हो गई। जी हाँ, और इसी चिट्ठी के आधार पर हम लोगों ने उस समय जब खबर चलाई थी तो एक बड़े अधिकारी ने इंडिया टीवी को सबसे पहले इस बात की जानकारी दी थी और तब हमने ये जानकारी साझा किया था अपने दर्शकों के साथ। हालांकि सोर्सेज के मार्फत ये चिट्ठी गृह मंत्रालय को भेजा गया है, गृह सचिव को भेजा गया है एनडीएमए के द्वारा। और हम सभी जानते हैं कि डिजास्टर के समय में एनडीएमए कितना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और किस तरह से उसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। तो वैसी स्थिति में लगभग ये तय माना जा रहा है। हालांकि जैसा कि मैंने पहले ये कहा था कि क्योंकि गृह मंत्रालय के द्वारा ये कहा गया कि अभी हमने गाइडलाइंस को लेकर कोई भी तारीख जारी नहीं की है, तो उस बात को लेकर अभी इंतजार किया जा रहा है। लेकिन इतना तय है कि 6 राज्य ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं। राज्यों के साथ केंद्र सरकार की लगातार बातचीत चल रही थी, उसके बाद 31 मई तक वो बढ़ा रहे हैं। एनडीएमए की जो चिट्ठी है वो 31 मई तक का सीधे सीधे मेंशन कर रही है। तो लगभग तय माना जा रहा है कि 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। गाइडलाइंस को लेकर जैसा कि हम लोग पहले ये बात कर रहे थे कि इंटर स्टेट बहुत कम संभावना है कि वो छूट दी जाएगी। ट्रेन जिस तरह से चल रही है उस तरीके से चल रही है। और एक चीज़ निश्चित तौर पे बहुत इंतजार है उस बात का कि एयरलाइंस को लेकर क्या कुछ आ रहा है, क्योंकि कुछ राज्यों की मांग थी कि एयरलाइंस खोल देना चाहिए, खासतौर पे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट के राज्य हैं या जो पहाड़ी राज्य हैं उनके यहाँ वाकई वो समस्या है अगर एयरलाइंस अगर आप एकदम बंद कर दें तो ट्रैवलिंग को लेकर। दूसरी तरफ तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना जैसे राज्य थे जो इस बात के लिए सहमत नहीं थे। तो ऐसे में इन अलग अलग डाइवर्जेंट व्यूज को अपने गाइडलाइंस में केंद्र सरकार कैसे समाहित करती है एयरलाइंस के मामले में, इस बात को लेकर इंतजार है। प्रोटोकॉल वगैरह तय किया जा चुका है कि अगर हम चलाएंगे तो किस प्रोटोकॉल के तहत नहीं। लेकिन साथ साथ कुछ राज्यों की ये भी मांग रही है आनंद, जैसे केरल है, तो केरल ने तो पहले पिछले लॉकडाउन में भी आप याद कीजिए तो कुछ एक्टिविटीज को परमिशन दे दी थी, उनके यहाँ सैलून खुल गए थे, रेस्टोरेंट खुल गए थे, लेकिन बाद में केंद्र की बात जब सख्ती हुई तो उनको वो बंद करना पड़ा था। तो सवाल मेरा आपसे ये है कि जो कुछ राज्य जिनके यहां पर संक्रमण ज्यादा नहीं है वो ज्यादा छूट चाहते हैं, क्या उनको यह अधिकार मिलेगा? उसमें मुख्यमंत्रियों ने कहा था कि इस बार कम से कम हमको ज्यादा अधिकार दिए जाए, खासतौर से जो रेड जोन के अंदर और कंटेनमेंट एरियाज के अंदर जो एक्टिविटीज को अलाउ करना है। क्योंकि राज्य सरकार बार बार ये कह रही थी कि आप सेंटर में बैठकर अगर किसी एक जिले में कोई 1 या 2 पॉजिटिव केस आ गए तो पूरे जिले को रेड जोन नहीं घोषित कर सकते, बल्कि साइंटिफिक तरीके से देखने पर हमको कुछ छोटे एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित करना चाहिए और बाकी एरिया में एक्टिविटीज को छूट देनी चाहिए। और वो छूट क्या रहेंगी ये राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि राज्य
राज्य सरकारों का प्रेरोगेटिव है, वो राज्य सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आता है। उनको बेहतर पता होता है कि एरिया में किस एरिया में पॉजिटिव केसेज आए हैं और उसका असर कितने दूर तक रह सकता है। और किसी एक जिले में, जिले का एरिया दायरा काफी किलोमीटर का होता है, अगर एक पॉजिटिव केस आने पर पूरे जिले को ही लॉकडाउन कर देंगे, रेड जोन घोषित कर देंगे, किसी तरह की एक्टिविटी को आप मंजूरी नहीं देंगे, तो ये राज्यों के लिए और जो आर्थिक गतिविधियों के लिए नुकसानदेह होगा। आनंद, मैं आपको रोक रहा हूं। देखिए, ये चिट्ठी जो स्क्रीन पे चल रही है ये अब हमारे पास है और बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मुझे लगता है कि इसमें लॉकडाउन की अवधि को लेकर के बड़ा साफ स्पष्ट निर्देश है। इसमें 2 पैराग्राफ है। पहले पैराग्राफ में चूंकि बात की गई है कि पहले क्या क्या हुआ, तो मैं जो सेकंड पैरा है वो ऑपरेटिव पार्ट है वो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, ध्यान से आप सुने। कंसिडरिंग द फैक्ट दैट द लॉकडाउन मेजर्स नीड टू बी इंप्लीमेंटेड फॉर अ फर्दर पीरियड इन द कंट्री टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ कोविड-19, ये देखते हुए कि लॉकडाउन मेजर्स को बढ़ाने की जरूरत है कोविड-19 के स्प्रेड को रोकने के लिए, एनडीएमए इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर्स अंडर सेक्शन 6(1) ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 hereby डायरेक्ट्स, वर्ड है डायरेक्ट्स, निर्देश देता है, directs the ministries, departments of Government of India, state governments and state authorities to continue the lockdown measures up to 31st May. एनडीएमए ने निर्देश दिया है भारत सरकार के सभी मंत्रालयों को, जिसमें गृह मंत्रालय भी है, और साथ साथ सभी राज्य सरकारों को कि 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। ये इससे सिफारिश नहीं है, ये निर्देश है। एनडीएमए ने अपने प्रावधानों के अंदर जो उसके इख्तियार है उसका इस्तेमाल करते हुए सभी राज्यों को और केंद्र के सभी मंत्रालयों को निर्देश दिया है कि आप लॉकडाउन को बढ़ाएं। तो अब ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि 31 मई तक लॉकडाउन है। आनंद, ये देखिए, आपको एक बात बता दूं, जो आप लेटर का जिक्र कर रहे हैं ये एनडीएमए की तरफ से जारी किया गया है। एनडीएमए के चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं, तो प्रधानमंत्री की तरफ से यानी कि उनकी अगुवाई में जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, ये जो प्रोसीजर है नेशनल डिजास्टर एक्ट में, प्रोसीजर ये होता है कि पहले एनडीएमए जो होता है वो एक ऑर्डर जारी करता है इस एक्ट के तहत। तो वो ऑर्डर एनडीएमए की तरफ से जारी किया जा चुका है हर मंत्रालय को और हर स्टेट गवर्नमेंट को, और उसी में अगला रूल ये है कि पहले एनडीएमए फैसला करेगा, उसके बाद जो एनडीएमए के अंदर जो एक नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है जिसके मुखिया होम सेक्रेटरी होते हैं, उनकी अगुवाई में गाइडलाइंस तैयार की जाएंगी। तो पहला स्टेप पूरा हो चुका है, दूसरा स्टेप भी पूरा हो चुका है, गाइडलाइंस भी बन गई है, बस उसको जारी करने का इंतजार किया जा रहा है। 31 मई तक लॉकडाउन जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन गाइडलाइन जब तक जारी नहीं हो पाएगी तो तब तक स्टेट। चलिए, एक सवाल का जवाब तो देवेंद्र हमको मिल गया, एक सवाल का जवाब तो मिल गया कि अवधि 31 मई तक की है। एनडीएमए ने कहा कि हम डायरेक्ट करते हैं राज्यों को और केंद्र को कि वो 31 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाएं। अब जो आनंद कह रहे हैं कि दूसरा पार्ट है कि आप उसकी गाइडलाइंस जारी करें, तो वो गाइडलाइंस बन चुकी हैं, बस वो अब जारी होना बाकी है। देवेंद्र, जी हाँ सर, कल सुबह ही वो गाइडलाइंस सारी बन चुकी थी और परसों रात में पहले बैठक हुई, उसके बाद कल सुबह बैठक हुई थी। पीएम और गृह मंत्री भी उसमें वहाँ पे मौजूद थे और फाइनल टच उसको देने के बाद उसको वापस गृह मंत्रालय को भेज दिया गया, क्योंकि गृह मंत्रालय नोडल एजेंसी होती है, वैसे में उसे जारी करना होता है। जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे, ये एनडीएमए, क्योंकि पीएम के चेयरमैनशिप में एनडीएमए एक अथॉरिटी है जो कि डिजास्टर के समय में सभी स्टेट डिजास्टर्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए फ्रेमवर्क बनाती है, गाइडलाइंस बनाती है और इम्प्लीमेंट करने का एक रूपरेखा तय करके भेजा जाता है, और गृह मंत्रालय उसकी नोडल एजेंसी है उसको लागू कराने को लेकर। तो अब उसको लागू किस तरीके से कराया जाना है, उसमें क्या क्या छूटें दी जानी है, ये सारी चीजें गृह मंत्रालय तय कर चुका है। बस क्योंकि इंतजार इस बात के लिए किया जा रहा है कि अब वो सार्वजनिक कैसे हो, ताकि वो, और मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि पहले ये गाइडलाइंस की अगर बात करें तो जारी होने के बाद गृह मंत्रालय की तरफ से बार बार सफाई भी देनी पड़ी थी, और सर कुछ राज्य ऐसे थे जिनके चीफ सेक्रेटरी ने बाकायदा गृह मंत्रालय में फोन करके ये कहा था कि जो आपकी गाइडलाइंस है हमें ठीक तरीके से समझ में नहीं आ रही है। ऐसा कम से कम 2 राज्यों के सचिवों ने इस बात को कहा था। शायद उस चीज को क्लैरिटी के साथ लाने के लिए फिलहाल चलिए ठीक है, लेकिन पहले हमें इस खबर को जरा एक बार दर्शकों को बड़ी स्पष्टता के साथ बता देना चाहिए। एनडीएमए की चिट्ठी ये निर्देशित कर रही है राज्यों को और केंद्र के मंत्रालयों को कि 31 मई तक को लॉकडाउन को बढ़ाइए, और इस चिट्ठी के ऊपर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है ऑर्डर। ये एनडीएमए का ऑर्डर है। एनडीएमए आपातकाल के अंदर एक बहुत मजबूत संस्था होती है जो कि आगे निर्देश देती है कि आपको कैसे इस आपातकाल में चलना है। तो ये सेकंड पैराग्राफ में साफ साफ लिखा हुआ है कि एनडीएमए निर्देश दे रहा है राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार के मंत्रालयों को कि लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाइए। इसका मतलब साफ है, देश में लॉकडाउन 31 मई तक लागू हो गया है। तो पहली जानकारी जो थी, पहली जो अवधि को लेकर जो संशय था वो साफ है, 31 मई तक देश में लॉकडाउन रहेगा। एनडीएमए ने अपनी
अपनी चिट्ठी में यह साफ कर दिया है, सभी राज्यों को और केंद्र को निर्देशित किया है कि 31 मई तक अभी देश के अंदर लॉकडाउन होना जरूरी है। कोरोना के विस्तार को, संक्रमण को रोकने के लिए अभी देश लॉकडाउन से बाहर नहीं आ सकता है। तो लॉकडाउन है देश में और अगले 14 दिन के लिए 31 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। हम अपने दर्शकों को, तमाम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि देश में लॉकडाउन अभी 14 दिन और रहेगा। यह पूरी तरीके से स्पष्ट है। अब सिर्फ इतना देखना है कि आप जहां जिस हिस्से में रहते हैं देश के, वहां यह लॉकडाउन किस तरीके से लागू होगा। वो जो बारीक डिटेल्स जो आती हैं कि आपके यहां पर किस बात की छूट है, कर्फ्यू जो नाइट कर्फ्यू था शाम के 7 से सुबह 7 बजे तक, वो रहेगा या नहीं रहेगा। आपके यहां लोकल ट्रांसपोर्ट, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, ये चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे। आप अपनी गाड़ी निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते हैं। आप टू व्हीलर चलाते हैं तो आप बाहर निकल पाएंगे और किन शर्तों के साथ, ये सारी जानकारियां अभी आना बाकी है। आनंद के पास हम एक बार फिर चलते हैं। चलिए आनंद, तारीख तो अब तय हो गई और प्रधानमंत्री की एक बात और याद आ रही है कि उन्होंने ये कहा था मुख्यमंत्रियों से बातचीत में कि लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 में अंतर था, ऐसे ही लॉकडाउन 3 और लॉकडाउन 4 में भी अंतर होगा। और सरकार लगातार देश को, अलग अलग क्षेत्रों को खोलने की कोशिश में है। पिछले 2 लॉकडाउन से हम ये देख रहे हैं। 31 मई तक हम लॉकडाउन में तो हैं, लेकिन रियायत ज्यादा होगी, ये भी कह सकते हैं। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पे रियायत ज्यादा होगी, क्योंकि पहले हम ये कह सकते हैं कि पहले केसेस कम थे लेकिन सख्ती ज्यादा थी। अब एक सवाल ये है कि अब अगर केसेस ज्यादा बढ़े हैं तो फिर हम इतनी रिलैक्सेशन क्यों देने जा रहे हैं, इतनी रिलैक्सेशन देने की तैयारी क्यों है। उसकी वजह यह है कि पहले हमारा जो मेडिकल सिस्टम था या जो हमारा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर था वो इतना तैयार नहीं था। लेकिन आज की तारीख में रोज लाखों करोड़ों मास्क बन रहे हैं, पीपीई किट्स बन रहे हैं, हमारे यहाँ हजारों बेड्स, लाखों बेड्स रोज तैयार हो रहे कोविड पेशेंट्स के लिए। तो आज हमारा जो मेडिकल का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना तैयार हो चुका है कि अगर जो केसेस बढ़ रहे हैं तो उसके अनुपात में उसकी पूरी सुविधा भी है, केयर करने के लिए डॉक्टर्स भी हैं, बेड्स भी हैं। तो नए जो लॉकडाउन के जो नियम आने वाले हैं उसमें जाहिर तौर पर रियायतें ज्यादा होगी, क्योंकि एक लंबे समय से पूरा देश जो है लॉकडाउन में है और हर चीज की एक लिमिट होती है। इस बात को सरकार भी जानती है और उस दिन प्रधानमंत्री ने भी इशारा किया था। तो यही वजह कि इस जो लॉकडाउन की गाइडलाइंस आएंगे उसमें रियायतें बहुत होंगी, छूट बहुत होगी, लेकिन साथ ही साथ जो बाकी जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम है, पीपी मास्क पहनना है या फिर सैनिटाइजर का उपयोग करना, उनमें कोई कोताही नहीं करनी होगी। लेकिन अगर आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो आपको जो सरकार, देखिए ये बात आनंद हमें समझनी पड़ेगी कि प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ अब तक 5 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर ली है। एक मुलाकात में भी एक भी मुख्यमंत्री ने देश के लॉकडाउन खत्म करने की वकालत नहीं की है। हर राज्य लॉकडाउन को बढ़ाने के पक्ष में है और अब 31 मई तक जब लॉकडाउन बढ़ गया है, क्योंकि इसका औपचारिक ऐलान अगर केंद्र की तरफ से होना है तो हम उस चिट्ठी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एनडीए ने जब कह दिया और निर्देश कर दिया है कि आप तारीख के साथ कि 31 मई तक देश में लॉकडाउन बढ़े, तो इसका मतलब साफ है कि 31 मई तक देश में लॉकडाउन है। सभी राज्य ऐसा चाहते थे, इसलिए यह कदम उठाया गया है। यानी हर राज्य अभी इस खतरे को महसूस कर रहा है, समझ रहा है। हमारे बाकी रिपोर्टर्स भी हमारे साथ हैं, एक एक रिएक्शन हम उनका लेना चाहेंगे। रुचि के पास चलते हैं पहले। रुचि, किसी को आपत्ति नहीं है 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ने में, यह बात तो पहले से साफ था, अब कैसे लागू होगा यह देखना है। जी हाँ, देखिए यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी जो हमने बात की, सोर्सेज ने बताया कि वो चाहते हैं कि 31 मई तक इसी तरह से लॉकडाउन जारी रहे। लेकिन जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं और जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं उसमें वो चाहते हैं कि थोड़ी ढील दी जाए, जिससे जो आर्थिक स्थिति है वो बेहतर हो सके, लोगों को ज़्यादा रोजगार मिल सके। लेकिन ये तय है कि यूपी में जो भीड़ भाड़ वाली जगह है वहाँ पर सख्ती जारी रहेगी। कोई मल्टीप्लेक्स नहीं खुलेगा, कोई सिनेमा हॉल नहीं खुलेगा, कोई शादी घर नहीं खुलेगा। शादी कर सकते हैं लेकिन 20 लोगों के साथ कीजिए, कुछ इस तरह के नियम बनाए जाएंगे। और कुछ जगह जहां पर ज्यादा केसेस नहीं हैं वहां मार्केट खोलने की बात है। ऑड इवन नंबर से या तो दुकानें खुलेंगी या 2 दुकानें छोड़कर 1 दुकान खोली जाएगी। आपसे और अनुराग से ये पूछना चाहता हूं, बल्कि निर्णय से भी आप तीनों से, क्योंकि गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी सब बीजेपी शासित कंट्रोल राज्य हैं, तो क्या ये राज्य भी ये चाहते हैं कि उनको ज्यादा पावर्स मिले, वो लोग ये तय कर पाएं कि लॉकडाउन का क्या स्वरूप रहे? पहले आप रुचि, आप ही बताइए।
देखिए, यहाँ पे उसको लेके किसी तरह का विवाद नहीं है, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है। तो यहाँ सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार जो तय करेगी हम उसको मानेंगे। ये हो सकता है कि उनको कुछ और बेहतर करने के लिए यूपी के लोगों को अधिकार दे दिया जाए, ये चाहे, लेकिन किसी तरह का विवाद यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रहा। यही रुख है सरकार का कि जो केंद्र सरकार तय करेगी हम उसका पालन करेंगे। सौरभ, अनुराग, क्या एमपी भी अपने तरीके से लॉकडाउन को इंप्लीमेंट करना चाहता है? निश्चित तौर पर जो फ्रेमवर्क बनाया था, जो होमवर्क किया था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर्स के साथ और जितने भी तमाम मंत्रियों को अलग अलग जिले में भेजकर किस तरीके से लॉकडाउन का पालन करा जाए, क्या क्या राहत मिलनी चाहिए, तो उसमें जो पहली बात निकल कर आ रही थी कि रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन को जो तय करने का अधिकार है वो केंद्र को के साथ साथ राज्यों पर इसलिए होना चाहिए क्योंकि जैसा कि आनंद ने बताया कि राज्यों को मालूम है कि किस तरीके से वो लगातार जो संक्रमण हो रहा है उसे रोकने की कवायद कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए एक परिभाषा दी गई थी कि जो केसेस आए, तकरीबन 4,952 केस आ चुके हैं अभी तक, 5,000 का आंकड़े के पास होने वाले हैं। इसमें जो 80% जो ये 4,992 का 80% जो भी शहर कवर करते हैं उन्हें रेड जोन में रखा जाए। वहां पर जो कंटेनमेंट एरिया है उसको छोड़कर बफर जोन बनाया जाए उसको, और उसके बाहर आर्थिक गतिविधियों के साथ कमर्शियल एक्टिविटीज चालू की जाए ताकि राजस्व का नुकसान जो लगातार होता आ रहा है और रोजगार की जो कमी है वो हो। तो जो 80% अगर 4,952 जो मैं आपको बता रहा हूं आंकड़ा, उसमें से भोपाल, इंदौर और उज्जैन, यही 3 जो शहर हैं ये पूरा जो है 80% जो पूरा हिस्सा है वो यही पूरा कर रहे हैं। इंदौर 2470 होता है, 1000 करीबन 16 जो है वो भोपाल के केस हो गए, 296 जो है उज्जैन के हो गए। मौतें जो है वो इंदौर में 100 हो चुकी हैं, भोपाल में तकरीबन जो 38 मौतें और 47 मौतें देखी गई उज्जैन में। ऐसे में साफ तौर पर शिवराज सिंह चौहान ये चाहते थे कि लॉकडाउन का स्वरूप में थोड़ी ढील दी जाए, राहत दी जाए, लेकिन अगर लॉकडाउन पूरी तरीके से खोल दिया जाता है तो साफ तौर पर 3.5 लाख जो प्रवासी जो श्रमिक हैं वो मध्य प्रदेश में आ गए। हर दिन तकरीबन 10 से 12 हजार श्रमिक प्रवेश करते जा रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश के जो रहे हैं उनका भी मानना है कि जो अब संक्रमण की चेन पिछले लॉकडाउन से 3 महीने के बाद से जब से श्रमिक आना चालू हुए वो चेन जो बढ़ती जा रही है उसकी एक बड़ी वजह श्रमिक भी है। तो ऐसे में लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की बात जो सरकार के मंत्री, कलेक्टर्स वो कर रहे थे कि अगर ऐसे में लॉकडाउन खुला, आर्थिक गतिविधियों को खोला, हालांकि इस बात का जवाब तो हमको मिल चुका है कि लॉकडाउन तो बढ़ गया और 31 मई तक के लिए बढ़ गया, अब इसमें भी कोई डाउट नहीं रह गया है। अब कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे महाराष्ट्र, राजीव है हमारे साथ मुंबई से, जिन्होंने लॉकडाउन पहले 31 मई तक बढ़ा दिया था। जाहिर है कि ये राज्य के ऊपर है कि वो अपने यहां पर कितनी सख्ती करना चाहते हैं, और मुझे लगता है महाराष्ट्र के हालात को देखते हुए कोई और चारा था भी नहीं, इसलिए केंद्र ये निर्देश दे या न दे वहां लॉकडाउन बढ़ना ही था। राजीव जी बिल्कुल, देखिए मुंबई और महाराष्ट्र की स्थिति देश के मुकाबले सबसे ज़्यादा खराब है क्योंकि यहाँ पर पूरे महाराष्ट्र में ही 30,000 से ज़्यादा कोरोना के केसेस हैं, 1100 से ज़्यादा लोगों की मौतें हुई है। ये आंकड़े खुद दिखाती है कि पूरे देश में जितने राज्य हैं उनकी अपेक्षा मुंबई या महाराष्ट्र की स्थिति कितनी भयावह है। मुंबई में ही 696 लोगों की मौतें हुई है। महाराष्ट्र के 14 जिले रेड जोन घोषित किए गए हैं। ऐसे में समझ सकते हैं, और खास तौर पर पुणे जैसा शहर, नासिक जैसा शहर, ठाणे जैसा शहर, नवी मुंबई जैसा शहर, मुंबई जैसा शहर, मुंबई के आसपास के जितने उस बेल्ट में, कोंकण रीजन में जितने भी शहर हैं सबके सब कोरोना की चपेट में हैं। इसके बाद नासिक की तरफ रुख करते हैं तो नासिक, मालेगांव कोरोना की चपेट में है। वहां पूना, पिंपरी चिंचवड़ और पुणे ग्रामीण, ये तीनों जिले, ये तीनों एरिया जो है वो बुरी तरह से कोरोना की चपेट में है। औरंगाबाद शहर, औरंगाबाद ग्रामीण, ये भी कोरोना की चपेट में है। हिंगोली, नांदेड़, नागपुर, ऐसे कई जिले हैं जो कोरोना की चपेट में। तो जाहिर बात है सरकार के सामने लॉकडाउन बढ़ाने के सिवा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था, और इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही 31 मई तक ये डेट आगे बढ़ा दी थी। ठीक है, ठीक है। अब निर्णय, पहला लॉकडाउन 21 दिन का, अगला लॉकडाउन 19 दिन का, 40 दिन, उसके बाद 14 दिन का लॉकडाउन 3 हो गया, 54 दिन, और अब 14 दिन का लॉकडाउन और, कुल मिला के 68 दिन, 2 महीना 8 दिन देश लॉकडाउन में रहेगा। अब ये सवाल लोगों के मन में होगा कि ये सिलसिला कब तक चलेगा, लॉकडाउन 4 के बाद भी क्या ये मुमकिन है? जी बिल्कुल सौरभ, ये इसको वाली सवाल है क्योंकि लोग जो हैं
अब ये जानना चाहते हैं कि वो कब तक आखिर इस तरह से रहेंगे, और अगर इस तरह से रहना है तो आगे जो है वो किस तरह चलेगी, जो उनकी नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज है किस तरह चलेगी। इसीलिए लॉकडाउन 4 के जो नियम बनने जा रहे हैं सर, ये बहुत क्रूशियल होंगे। ये आगे के लिए पूरी रूपरेखा तैयार करेंगे कि आने वाले दिनों में हमें किस तरह से कोरोना के साथ जीना। इसके एक फैक्ट है, इसे हमें सबको स्वीकार करना पड़ेगा। तो कोरोना हमारा एक पार्ट ऑफ लाइफ बन चुका है, कोरोना वायरस जो है, हमें उसके साथ जीना है, उससे बचते हुए जीना है और अपनी रेगुलर एक्टिविटीज को भी करते रहना है। इसलिए मुझे लगता है कि लॉकडाउन और के अनाउंसमेंट की जरूरी हो रही है, इसलिए ये सारे एस्पेक्ट उसको ध्यान में रखते हुए पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी। और निर्णय में आता हूं आपके पास, तो लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ रहा है। अब इसी गाइडलाइंस थोड़ी देर में जारी होंगी। हम ट्वीट देख रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो न्यूज का एक ट्वीट है देवेंद्र, जिसमें उन्होंने यही चिट्ठी जो इस वक्त हम दिखा रहे हैं, इसी चिट्ठी को ट्वीट करते हुए कहा है, एनडीएमए ऑर्डर्स एक्सटेंशन ऑफ नेशन वाइड लॉकडाउन टिल 31 में 2020। अब ये तो रेडियो पर सार्वजनिक जानकारी भी दे दी गई है ट्विटर के जरिए। और निश्चित तौर पे उसमें कोई संदेह नहीं है। ये जो लेटर है इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें कोई संदेह है कि ये, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारी फर्जी चीज़ें भी चलती हैं, ये लेटर बिल्कुल ओरिजिनल लेटर है और एनडीएमए की तरफ से ये चिट्ठी जा चुकी है। और जब इंडिया टीवी ने सबसे पहले इस खबर को साझा किया था तो जिस सूत्र ने बताया था वो उस अधिकारी ने बाकायदा इस बात का जिक्र भी किया था कि ऑफिशियल कम्युनिकेशन हो चुका है। तो जब इतनी सारी चीज़ें थी तो उसमें कोई संदेह नहीं रह गया। दूसरी चीज़ कि एक चीज़ और बताई गई है उसी बड़े सूत्र के द्वारा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रेड जोन से बाहर बहुत ज़्यादा होंगी और एक हद तक आप कह सकते हैं कि बिजनेस एक्टिविटीज़ बाकी ग्रीन जोन वगैरह में तकरीबन सारी की सारी होंगी। हालांकि इसमें सिर्फ उन सारी चीज़ों को रोका जाएगा जैसे शॉपिंग मॉल, जहाँ भीड़ भाड़ वाली इलाके वाली चीज़ें हैं, पिक्चर हॉल की अगर बात कर लें या स्कूल कॉलेज की बात कर लें। अन्यथा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन दिए जाएंगे और उस लिहाज से ही उस गाइडलाइंस का इंतजार है कि आखिर किस तरीके की छूटें दी जा रही है और दूसरी चीज़ की राज्यों को क्या अधिकार दिया जा रहा है कैटेगराइजेशन को लेकर। चलिए ठीक है, जो चिट्ठी हम लगातार दिखा रहे हैं इस वक्त तो सबसे बड़ी खबर ये चिट्ठी है। एनडीएमए ने जो 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का निर्देश दिया है। पंकज भार्गव इस वक्त न्यूज रूम में है हमारे साथ। पंकज, अगर इस लेटर के और कंटेंट्स आप हमको बता पाएं, क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी को लेकर के या लॉकडाउन के स्वरूप को लेकर के कुछ और निर्देश हैं इस लेटर में? बिल्कुल, ये एनडीएमए का जो कॉपी है, ऑर्डर की कॉपी है सौरभ, वो इस वक्त मेरे पास है। आप देखें इसमें ये आज की डेट है, यानी 17 मई 2020 को ये ऑर्डर जो है रिलीज किया गया। इसमें आप साफ देखेंगे कहा गया है कि hereby directs the ministries and departments of government of India, state governments and state authorities to continue the lockdown measures up to 31st May 2020। यानी तमाम जो गवर्नमेंट की बॉडीज हैं, तमाम स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उसके अलावा जो स्टेट अथॉरिटीज हैं, उनको कहा गया है कि अब लॉकडाउन जो है वो 2 हफ्ते आगे बढ़ाया गया, यानी 31 मई 2020 तक बढ़ाया गया। और इसमें आगे ये भी लिखा गया है कि एनएसी को फर्दर ये कहा गया है कि जो मॉडिफिकेशंस की जाए, यानी तमाम जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं वो इस तरीके से शुरू किया जाए ताकि जो तमाम मेजर्स हैं जिससे कि कोविड-19 को कंटेन करके रखा जाए, ये वो आगे ना फैले, उसको ध्यान में रखते हुए तमाम इन अथॉरिटीज से कहा गया है कि इन बातों का ख्याल रखते हुए इकोनॉमिक एक्टिविटीज को जो है उसकी शुरुआत की जाए। सौरभ, यानी कि इस चिट्ठी में भी साफ ये निर्देश है कि आप लॉकडाउन को बढ़ाएं लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी बढ़ावा दें। ग्रीन जोन पूरी तरह खोले जा सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें हम, ग्रीन जोन पूरी तरह खोले जा सकते हैं। जाहिर है कुछ तो वहां पर रिस्ट्रिक्शन रहेगी, लेकिन उसके अलावा सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को मंजूरी मिल सकती है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, सुरक्षित तरीकों के साथ। लेकिन ग्रीन जोन्स जो है कम से कम जहां पर कोई वाकया नहीं है इस वक्त कोविड का, जहां पर 21 दिनों से कोई मामला नहीं आया, वहां पर ग्रीन जोन को पूरी तरह खोला जा सकता है। देवेंद्र के पास इस पर और खबर होगी। देवेंद्र, बहुत सारा हिस्सा भारत का ग्रीन जोन के अंदर है, तो अब ये कम से कम इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिहाज से हम माने कि इन इलाकों के अंदर वो सारी गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। और निश्चित तौर पर सौरभ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को खोली जाएंगे, सिवाय जैसा कि हम लोग पहले बात कर रहे थे कि पिक्चर हॉल या भीड़ भाड़ वाली जगहों पे और शॉपिंग मॉल पे उनको भी रोका जा सकता है। दूसरी चीज़ की जो ज़्यादा अहम है कि जो पिछली बार हमने देखा कि रेड जोन क्या होगा, इसको बनाने का जो क्राइटेरिया था, बताने का जो क्राइटेरिया था, इस बार क्या होगा, क्योंकि रेड जोन में भी आपको थोड़ी और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। वो इस लिहाज से कि ये सही है कि भारत के 30 शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, लेकिन आप देखेंगे तो भारत में इकोनॉमिक सेंटर भी उनमें से अधिकांश है। और वैसी स्थिति में अगर पूरे के पूरे एरिया को अगर आप उस तरह से बंधित कर रहे हैं तो फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को लेकर जो रिलैक्सेशन दी जा रही है उसका पूरा पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा है।
ये सरकार के अंदर सेंस था, ये राज्यों ने भी इस बात को बताया था। तो वैसी स्थिति में बीच का रास्ता क्या निकाला जा रहा है, इस पर फिलहाल नजर बनी हुई है। राज्य जो छूट मांग रहे हैं रिलैक्सेशन को लेकर, उनका आधार वही था कि अगर हमें आर्थिक गतिविधियों को जारी रखना है तो पूरे के पूरे शहर को, अगर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के भी केंद्र हैं, तो सबको लॉकडाउन में नहीं रख सकते। अगर हम उसमें कैंटोनमेंट कर सकते हैं, उसे कंटेन कर सकते हैं ज़्यादा प्रभावित इलाके को, तो उस स्थिति में बीच का रास्ता क्या होगा, इसको लेकर अभी भ्रम है, उस पर इंतजार है, उस गाइडलाइंस में क्या तो मतलब ये कि इतना तय है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा खोली जाएंगी। मतलब ये कि जो भी इस बार ग्रीन जोन डिक्लेयर होगा, जो भी हिस्सा, वो तो लगभग पूरी तरीके से पहले की तरह कामकाज कर सकता है, जाहिर तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और खतरा ना उठाते हुए। इसके अलावा ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन, रेड जोन के अंदर जो कंटेनमेंट इलाके हैं, यानी जहां पर एक्टिव कोरोना के मामले चल रहे हैं अभी, उसके अलावा बाकी इलाकों को भी और खोलने और वहां पर भी इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू करने की इस बार निर्देश हो सकते हैं। यही मतलब है देवेंद्र? जी हाँ, बिल्कुल सौरभ। और आप एक चीज देखें कि अभी के समय में ये जो रिलैक्सेशन केंद्र सरकार दे रही है या राज्य सरकार रिलैक्सेशन मांग रहे हैं, तो इस लिहाज से नहीं मांग रहे हैं कि संक्रमण का खतरा कम हो गया है या संक्रमण कम हो गया है। वो सारी चीजें बढ़ रही हैं, बावजूद इसके अगर वो रिलैक्सेशन मांग रहे हैं और केंद्र सरकार दे रही है, तो सिर्फ और सिर्फ उसके पीछे पर्पस यही है कि क्योंकि ये समस्या बहुत लंबी चलनी है। जैसा कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री के जो सलाहकार हैं, उनमें से एक ने एक इंडिया टीवी से बातचीत करते हुए कहा था कि अगर वैक्सीन भी बनता है तो कम से कम 8 महीने लगेंगे। तो ऐसी स्थिति में इकोनॉमिक एक्टिविटीज को चालू रखने के लिए, उसे गति देने के लिए अगर आप छूट दे रहे हैं, तो पूरा का पूरा फोकस इस बात पर है कि वो छूट इस प्रकार का हो ताकि जो सप्लाई चेन है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। और दूसरी चीज कि जैसे जो रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, उस रिफॉर्म्स के हिसाब से राज्य भी अपने आप को तैयार कर सकें, जैसा कि ताकि फॉरेन की जो कंपनी है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो आसानी से आ सके। पिछले दिनों आपने देखा कि 2 दिन पहले कैसे जर्मनी की एक बड़ी कंपनी ने ये कहा है कि वो चाइना के बजाय भारत में प्रोडक्शन करना चाहेगी। तो इस लिहाज से राज्यों को भी क्योंकि तैयार होना है, तो बहुत जरूरी था कि सप्लाई चेन बरकरार रहे, राज्यों की आर्थिक गतिविधियां चालू रहे, और उसी संदर्भ में रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। ये रिलैक्सेशन कतई इसलिए नहीं है कि संक्रमण कम हो गया इसलिए छूट दे रहे हैं। चलिए आनंद कुछ कहना चाह रहे हैं, शायद कोई खबर है उनके पास, बोलिए आनंद। ग्रुप जी देखिए, जो होम मिनिस्ट्री का जो ऑर्डर है वो आ चुका है। उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि 31 मई तक जो लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, और साथ ही साथ जो कौन कौन सी एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड है, यानी कि उनकी छूट नहीं मिलेगी, उसमें पहले ही लाइन में लिखा हुआ है डोमेस्टिक और जो इंटरनेशनल एयर ट्रैवल है उसको कोई छूट नहीं मिलेगी एक्सेप्ट फॉर डोमेस्टिक मेडिकल, यानी कि जो अभी जो जारी था कि सिर्फ जो मेडिकल इमरजेंसी है उसके लिए ही छूट रहेगी, और बाकी जो एयर ट्रैवल के लिए छूट नहीं है, भले ही वो इंटरनेशनल छूट हो या फिर डोमेस्टिक रूट के लिए हो। उसके अलावा जो एक्टिविटीज को अभी बंद रखा गया वो उसकी मैं जानकारी आपको दे रहा हूं। मेट्रो रेल सर्विसेज अभी फिलहाल बंद रखा गया है। स्कूल, कॉलेज और साथ ही साथ जो शैक्षणिक ट्रेनिंग संस्थान है, कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, उनको भी बंद रखा गया है। होटल, रेस्टोरेंट्स और हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज हैं, इनको भी फिलहाल बंद रखा गया है। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल्स, इंटरटेनमेंट पार्क्स, ये भी फिलहाल बंद रहेंगे। सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, इंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस फंक्शंस, ये सब बंद रहेंगे। जो बड़ी गैदरिंग्स है वो बंद रहेंगी। सभी तरह की जो रिलीजियस एक्टिविटीज हैं या फिर जो प्लेसेज हैं, उनको भी फिलहाल पब्लिक के लिए बंद रखा गया है। कुछ एक्टिविटीज को रेस्ट्रिक्शंस के साथ छूट दी गई है, लेकिन ये छूट कंटेनमेंट जोन के बाहर रहेगी। जो छूट दी गई है रेस्ट्रिक्शंस के साथ, उसमें है कि इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ पैसेंजर व्हीकल्स एंड बसेस विद म्यूचुअल कंसेंट ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज इन्वॉल्व। अगर स्टेट्स और यूटीज तैयार होती हैं तो इंटर स्टेट ट्रैवल हो सकता है। आनंद, आप